नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम की प्रथम कार्यशाला में मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल वाग्देवी रत्ना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष आदरणीय कुंवर अनुराग जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे छंद सिखाने के लिए आमंत्रित किया। आज मैं आपको चौपाई छंद के विषय में अध्ययन कराऊंगी। चौपाई के पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा छंद की जानकारी आपको दे दूं, ताकि किसी भी छंद को समझने में आपको कोई मुश्किल ना आए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि छंद क्या है। छंद का सबसे पहले विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द छंद धातु में अशुन प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद की परिभाषा इस प्रकार है। छंद अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, गति, यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं छंद का। छंद के अंतर्गत आज मैं आपको सबसे पहले छंद के 8 तत्वों के बारे में बताऊंगी। पहला तत्व है गति, दूसरा यति, तीसरा तुक, चौथा लय, पांचवा वर्ण, छठा मात्रा, सातवां गण और आठवां चरण। अब आप सोचेंगे कि इन तत्वों का बताने का क्या औचित्य है। देखिए, किसी भी रचना को छंद रूप में सुनियोजित करना इन 8 तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें इनकी जानकारी होना परम आवश्यक है, तभी हम कोई छंद रचना कर पाएंगे। पहला है गति। गति का अर्थ होता है प्रवाह, जिसे आप अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं। दूसरा होता है यति। यति का अर्थ होता है ठहराव। जब भी हम किसी रचना का सृजन करते हैं तो जहां हम रुकते हैं उस स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं, खड़ी पाई का यानी पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का या 2 खड़ी पाई का। तो ये ठहराव यति कहलाता है। तीसरा आता है हमारा तुक। तुक को हम छंद की आत्मा भी कह सकते हैं। और चौथा तुक, पहले बता दूं आपको कि कहते किसको हैं। तुक मतलब समान उच्चारण वाले शब्द, जैसे होना, खोना, आना जाना आदि। अब आता है लय। लय कलों का संयोजन है। यदि हमारी रचना में कलों का संयोजन उचित है तो हमारी लय कभी बाधित नहीं होगी। लय के बाद में आता है वर्ण। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी वह इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं। वर्ण 2 तरह के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों में ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं उनमें हमें कम समय लगता है। उनका मात्रा भार 1 होता है, जिन्हें हम लघु मात्रा भार कहते हैं, जिसे हम लिखते समय गणना में 1 लिखते हैं। और दीर्घ स्वरों का मात्रा भार ह्रस्व स्वर से दुगना होता है, अतः उसे हम 2 मात्रा वाला हम कह सकते हैं, गुरु भी कहते हैं हम उसको। उसकी 2 मात्राएं होती हैं जिसे हम एस के चिन्ह की भांति लिखते हैं। अब आता है हमारा गण। 3 अक्षरों के समूह को हम गण कहते हैं। और चौथा है चरण। चरण यानी पद का चौथाई हिस्सा चरण कहलाता है।
अब गण के बारे में जानिए। गण का सूत्र है य माता राज भान सलगा। इस सूत्र के अंतर्गत जितने वर्ण आए हैं उन वर्णों से हम गण का नाम निर्धारित करते हैं। देखिए, पहला है य, तो यगण हुआ। दूसरा है मा, मगण हुआ। तीसरा है ता, तगण हुआ। रा, रगण। ज, जगण। भा, भगण। न, नगण। और स, सगण। इस तरह ये हमारे 8 गण हुए। इसको आप समझिए, जैसे मैंने पहला बताया आपको, य से यगण हुआ। इसके 2 आगे के अक्षर ले लेंगे माता, य माता, ये हमारा सूत्र हुआ। अब इसके अनुरूप हम यगण का मात्रा भार रखते हैं। य लघु है, माँ गुरु है, ता गुरु है। ये हुई 5 मात्रा, जिसका उदाहरण है सुहाना। इसी तरह हम आपको बताते हैं दूसरा गण म, मगण। आगे देखिए मातारा, मातारा, इसका सूत्र हुआ और इसकी संख्या हुई माँ, 2 गुरु, ये गुरु गुरु गुरु, यानी 6 मात्रा हुई और उदाहरण हुआ आजादी। इस तरह 8 गणों के नाम हैं, उनके सूत्र हैं और उनके मात्रा भार है। ये हुई जानकारी आपकी छंद की। अब हम आते हैं चौपाई छंद पर। चौपाई छंद क्या है? देखिए, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, 16 मात्रा होती हैं, 2-2 पद सममात्रिक होते हैं। 2 चरण मिलकर एक अर्धाली या पद बनाते हैं और समतुकांत इसके ये पद होते हैं। अंत में चौपाई की 16 मात्रा में 2 गुरु आते हैं। 2 गुरु यानी 4 मात्रा है। तो 12 मात्रा के बाद आप एक चौकल लगा देंगे तो ये 16 मात्रा हो जाएंगी और इसमें चौकल अटकल का विशेष संयोजन रहता है। अब आप सोचेंगे ये चौकल क्या है, अटकल का क्या है? मैंने आपको बताया चौकल 4 मात्रा, जितनी मात्राएं होती हैं उस मात्रा के अनुरूप उस कल का नाम होता है। 2 मात्राओं वाले शब्द को हम द्विकल कहते हैं, 3 मात्रा वाले शब्द को हम त्रिकल कहते हैं, 4 मात्रा वाले शब्द को हम चौकल कहते हैं और 8 मात्रा वाले शब्द को हम अटकल कहते हैं। चौपाई में हमें 16 मात्रा हर चरण में मिलनी चाहिए। तो 16 मात्रा का मतलब 4 चौकल, 2 अटकल भी हो सकते हैं। अब अटकल में हमें बहुत अधिक शब्द नहीं मिलते हैं, जैसे अवसरवादी, ये अटकल का एक उदाहरण है। अवसर 4 मात्रा, वा 2 मात्रा, दी 2 मात्रा, 4-4 8 मात्रा हो गई। लेकिन हर शब्द में तो 8 मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम चौकल बनाने के लिए 2 गुरु ले सकते हैं। 2 गुरु मतलब द्विकल द्विकल, 2 गुरु हो गए आपके, एक चौकल बन गया। आपको अटकल बनाना है तो 2 त्रिकल और 1 गुरु ले सकते हैं। 12 और मात्रा के ये 3 और 3 6 मात्रा हो गई और 2 गुरु मात्रा वाला शब्द लेने से, या कहिए 2 दीर्घ मात्रा आपका चौकल बनाएंगी, लेकिन त्रिकल और त्रिकल 6 मात्राएं अटकल बनाने के लिए हमें 1 गुरु मात्रा भार की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 2 त्रिकल और 1 गुरु रखकर भी अटकल बना सकते हैं। अब चौकल कैसे बनाते हैं, कितनी कितनी मात्रा भार को चौकल में रखते हैं? मैंने कहा 4 मात्रा, 1 1 1 1 4 मात्रा हुई, 1 1 2 4 मात्रा हुई, 2 1 1 4 मात्रा हुई और 2 2 4 मात्रा हुई। आप कह सकते हैं 1 2 1 भी तो 4 मात्रा है, लेकिन हम कभी भी चौपाई का प्रारंभ 1 2 1 अर्थात जगड़ से नहीं करते हैं। देखिए,
मैंने सूत्र बताया है, य मात्रा राजभान सलगा, ज है एक मात्रा, भा है दो मात्रा और न है एक मात्रा। ये जगण है। जगण में हम एक दो एक मात्रा भर लेते हैं, जिसे हम चौपाई में प्रारंभ में नहीं रख सकते हैं। ये हुए चौपाई के नियम जो मैंने आपको बताए। चौपाई की पहले चरण में हम एक खड़ी पाई लगाते हैं, दूसरे चरण में हम दो खड़ी पाई लगाते हैं, फिर तीसरे चरण में हम एक खड़ी पाई लगाते हैं, चौथे चरण में हम दो खड़ी पाई लगाते हैं। इस तरह ये 4 चरण वाला चौपाई छंद हुआ। इसमें हमें ध्यान समतुकांतता का रखना है, चौकल के संयोजन का भी हमें इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, उदाहरण दे रही हूँ। पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता देती हूँ जो मैंने स्वयं बनाई है। 12 मात्रा दो गुरु वाचिक, 4 चरण चौपाई मात्रिक। रजनी कहती रख द्वय अटकल, 12 मात्रा मैत्रेय चौकल। 12 मात्रा दो गुरुवाचिक। यदि हम 16 मात्रा बनाने के लिए 12 मात्रा लेते हैं तो हम अंत में 2 गुरु रखेंगे। 4 चरण होने चाहिए चौपाई में, चारों चरणों में 16-16 मात्रा होनी चाहिए। मेरे अनुसार 2 अटखल भी हो सकते हैं, और यदि हम 12 मात्रा में चाहें तो 3 चौकल रखकर 1 गुरु मात्रा भार वाला शब्द और 1 दूसरा गुरु मात्रा वाला शब्द, अर्थात 2 गुरु मात्रा वाले शब्द रखकर हम 4 मात्राएं पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए, हनुमान चालीसा से हम एक चौपाई लेते हैं जो आपने सभी ने पढ़ रखी होगी, और उस चौपाई के आधार पर मैं चौपाई छंद आपको समझाती हूँ। एक लय तो मैंने अभी आपको चौपाई की बता दी, दूसरी आप इसको पढ़ते समय जानेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान चालीसा से है, और इसका मात्रा बाहर देखिए। जय 2, हनुमान 5 मात्रा भार हुआ, ज्ञान में 3 हुआ, गुण 2 हुआ और सागर में 4 हुआ। जय 2, कपीस 4, तिहु 2, लोक 3, उजागर 5। इस चरण में भी 16 मात्रा भार हुआ। राम 3, दूत 3, अतुलित 4, बल 2, धामा 4। ये भी मात्रा भार 16 हुआ। अंतिम पंक्ति देखिए, अंजनी 4, पुत्र 3, पवन 3, सुत 2, नामा 4। ये भी मात्रा भार 16 हुआ। इस तरह इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। चौपाई के ये 4 चरण हो गए, ये समतुकांत हो गए दोनों चरण, ये दोनों चरण समतुकांत है। इन दोनों चरणों को हम पद भी कह सकते हैं। ये 2 पद मिलाकर एक अर्धाली हुआ, ये 2 चरण मिलाकर एक अर्धाली हुआ। 16-16 मात्रा का प्रत्येक चरण है, और 16 मात्राएं होने के कारण इसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और अंत में देखिए, सबके में 2-2 गुरु हैं। सागर 2-2, सा के बाद है उजागर 2-2, धामा 2-2, नामा 2-2। इसमें हमारी ये शर्त भी पूर्ण हो रही है। इस तरह से ये हुआ
चौपाई छंद। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा बताया गया चौपाई छंद और उसकी लय और उसका विधान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ आप लोग लय से गाते हुए बहुत ही अच्छी चौपाई का सृजन कर सकते हैं। अंत में मैं संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय कुंवर अनुराग जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सम्मानित मंच पे मुझे चौपाई छंद सिखाने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद।